नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, डब्ल्यूटीओ के पैनल के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, एडवर्स रिपोर्ट दी गई है भारत की शुगर सब्सिडी के खिलाफ, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो आज का आर्टिकल है, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल के संदर्भ में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनकी रिपोर्ट आई है, जेसीपी की रिपोर्ट है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद में अंत में जो तीसरा आर्टिकल है, ये मैरिजेबल एज के बारे में हम बात करेंगे। वुमेन की मैरिजेबल एज बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं आज के हमारे एमसीक्यू के ऊपर। तो निम्न में से कौन से अनुसूची शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने की अलाउ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? आपका ऑप्शन ए है 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 6th शेड्यूल, ऑप्शन सी है 7th शेड्यूल या ऑप्शन डी 8th शेड्यूल। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं आज के वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के, और वो ये है कि गवर्नमेंट ने एज ऑफ मैरिज को री एग्जामाइन करने का क्यों डिसाइड किया है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। आते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। तो डब्ल्यूटीओ पैनल ने एक एडवर्स रिपोर्ट दी है भारत के संबंध में। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, उन्होंने भारत में जो शुगर सब्सिडी दी जा रही है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रूलिंग दी है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर दिया गया है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा, वो कह रहा है कि जो सब्सिडीज दी है इसे वापस रोल बैक किया जाए। अंडर प्रोडक्शन असिस्टेंस द बफर शॉक एंड मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के अंतर्गत इसे वापस लेने की बात की गई है। उसके अलावा विद इन 120 डेज फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ द रिपोर्ट, और 120 दिन का समय दिया है ये रिपोर्ट के एडॉप्शन से भारत के लिए ये कदम उठाने के लिए कि वो अपनी सब्सिडी, शुगर सब्सिडी वापस लें। ये ऑर्डर क्यों आया है, इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला, ये 3 देश है जिन्होंने भारत में दी जाने वाली शुगर सब्सिडी के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेन की है। तो भारत के जो किसान हैं उनको शुगर सब्सिडी भारत सरकार ने देने का निर्णय लिया। तो इसी के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला, ये 3 देश पहुंचे। तो यहाँ पर क्यों इसके अगेंस्ट गए हैं उसके कारण पे आते हैं। तो भारत ने जो सब्सिडी दी है, अपने डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है, मतलब जो भारत से माल बाहर निर्यात होता है उसके सपोर्ट के लिए, और हमारे घरेलू जो उत्पादक है, किसान हैं, उनके लिए ये सब्सिडी दी गई है। अब बात यहाँ पर यह है कि ये डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स है, जो डब्ल्यूटीओ के नियम हैं, उनका उल्लंघन करता है, क्योंकि जो उत्पाद शुगर जो है वो भारत के अलावा और दूसरे देशों में भी बन रही है। तो दूसरे देशों की जो शुगर भारत में आती है वो कंपैरेटिवली भारत में बनी हुई शुगर से महंगी रहती है, जिसके कारण भारत की जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो हमारे किसान हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि कीमतें कम होती है और भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो इसके चलते हुए भारत के किसानों को एक्स्ट्रा यहाँ पर एक अपर एज मिल रहा है, एक फ़ायदा मिल रहा है। इसी के अगेंस्ट ये तीनों देश गए हैं। तो इनका कहना है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज ऑफ काउंटर वेलिंग मेजर्स, जिसे शॉर्ट में SCM कहा जाता है, आर्टिकल 16 ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, इन सब का उल्लंघन करता है। उसके अलावा पैनल ने रिकमेंडेशन करा है कि भारत अपनी जो सब्सिडी है उसे वापस ले, उससे विड्रॉ करे और WTO के जो नियम हैं उनका पालन करे। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि हेल्ड दैट मार्केट सपोर्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में MSP कहा जाता है, डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट टू परचेस और प्रोक्योर रिलेवेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जिन प्रोडक्ट्स को एग्जम्पशन दिया जाता है उसके अंतर्गत शुगर नहीं आता है, ये बताया गया है। उसके अलावा ये भी बताया यहाँ पे, अगर हम देखें तो भारत की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो फैसला लिया गया है सब्सिडी देने का, ये शुगर प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट नहीं करेगा धरातल पे। उसके अलावा इस ऑर्डर को यहाँ पर भारत की तरफ से अनफेयर और एरनियस बताया गया है, गलत ठहराया गया है। चलिए दूसरे आर्टिकल की और आते हैं। तो जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के संबंध में अपनी जो रिपोर्ट है ये टेबल कर दी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो JCP जॉइंट कमीशन ऑफ
जॉइंट कमीशन ऑफ पार्लियामेंट ये बनाया गया था डेटा प्रोटेक्शन बिल को रिव्यू करने से लेकर और उसमें नए सुझाव देने को लेकर। तो कमिटी का मेन एड्रेस ये था कि जो वेरियस स्पेक्ट्रम्स है, जो अलग अलग तथ्य है, अलग अलग जो इतना आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, प्रौद्योगिकी बढ़ गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर अपने सुझाव, अपने रिकमेंडेशंस दे। तो यहाँ पर कमिटी ने एम करा था कि वो डेटा प्रोटेक्शन, उसके अलावा जो डेटा कंपनीज के पास में रहता है उसे किस तरीके से हैंडल किया जाए, और उसे डेटा ब्रीचेस अगर कुछ होते हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करे, और भारत में ही डेटा कैसे लोकलाइज किया जाए कि जो भारत का डेटा है वो भारत में ही स्टोर रहे। इसको लेकर ये 3 चीज़ों को लेकर ये जेसीपी का मुख्य उद्देश्य था कि इनको एड्रेस करे और अपने सुझाव दे। तो अगर हम देखें तो जेसीपी जो है, इन्होंने ऑल्सो वांट्स अ लीगल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनने एक और ये सुझाव दिया है कि लीगल कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हमारे देश में ही हो, ये सिक्योर हो और ये हमारे यूज़र फ्रेंडली हो। क्या मुख्य रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसमें नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड करने की बात की गई है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो डेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डेटा ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में इतना बड़ा चीज़ बन गया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉन पर्सनल डेटा भी इन्वॉल्व होता है, जिसके चलते हुए पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ स्थितियों में इसको देखते हुए इस बिल में पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा दोनों को ही शामिल करने की बात की गई है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, इस पे भी चर्चा हुई थी, तब पार्लियामेंट में बिल टेबल किया गया था, तो इस पर भी एक गतिरोध बना हुआ था। तो यहाँ पर फर्म और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो कितने टाइम में यहाँ पर कंप्लाई करेंगे लॉ से, जो भी कंपनीज है, जो भी डेटा एग्रीगेटर्स है वो। उसके अलावा सोशल मीडिया की क्या लाइबिलिटी होंगी, इसको लेकर भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है, ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अगर वो इंटरमीडिएटरीज नहीं है तो वो पब्लिशर के रूप में माना जाएगा। अगर डेटा ब्रीच होता है तो इसके लिए पेनाल्टी की भी बात की गई है, 15 करोड़ या 4% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू, उस कंपनी का 4% ग्लोबल रेवेन्यू या 15 करोड़ रुपए, ये पेनाल्टी हो सकती है डेटा ब्रीच के संबंध में। उसके अलावा 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो इसका टाइमली अलर्ट जो है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को 72 घंटों के अंदर देना पड़ेगा, जिससे डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सके। चलिए तीसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। आज का जो तीसरा आर्टिकल है ये मैरिजेबल एज के बारे में है। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने काफ़ी लंबे समय से ये डिस्कशन चल रहा था, पिछले 15 अगस्त पे ये अनाउंस भी किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कि महिलाओं की जो शादी की न्यूनतम आयु है इसको 18 से बढ़ा के 21 करने पे विचार चल रहा है। इसके लिए जया जेटली कमेटी को बनाया गया। जया जेटली कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनसे यहाँ पर इस बारे में सुझाव मांगे गए। तो उनकी रिपोर्ट आ गई है जिसमें बताया गया है कि महिलाओं की जो मैरिजेबल एज है इसे 21 कर देना चाहिए, और इस प्रपोजल को हमारे देश की केंद्रीय कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो पर्सनल लॉज है ये बात करते हैं मैरिजेबल एज की। अगर हम हिंदू लॉ के हिसाब से देखें, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 18 वर्ष न्यूनतम आयु है शादी की महिलाओं के लिए। वहीं मुस्लिम्स में देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से यहाँ पे मैरिजेबल एज जैसे मैंने बताया तय होती है। तो यहाँ पे एज ऑफ प्यूबर्टी मानी जाती है मैरिजेबल एज, जो कि 15 वर्ष होती है मुस्लिम्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल लॉज के चलते हुए अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में अलग अलग क्राइटेरिया है मैरिजेबल एज का। और मुस्लिम्स को अगर छोड़ दे तो अगर हम देखें तो आसपास सारे ही धर्मों में और सारे ही पर्सनल लॉ में 18 वर्ष आयु दी गई है। उसके अलावा मिनिमम एज जो है ये पता लगाई जाती है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से। तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि 18 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ये आयु 21 वर्ष रहेगी। उसके अलावा पॉक्सो के अगर हम कानून देखें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की क्या एज हो सकती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, जो कि 18 वर्ष है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उस स्थिति में क्या होगा। चाइल्ड मैरिज जो होती है वो अपने आप में वॉइड नहीं कहलाती है, ये वॉइडेबल होती है। जो माइनर पार्टनर होता है जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी को टच करता है फिर उसके पास में ये ऑप्शन होता है कि वो उस शादी को वो
वॉइड मान उस शादी को वो वॉइड माने या वो उसको एज ए लीगल मैरिज माने, तो वॉइडेबल होता है ऑन द ऑप्शन ऑफ माइनर पार्टनर। उसके अलावा अगर माइनर वॉज कोर्स टू मैरी, अगर ज़बरदस्ती किसी माइनर से शादी करने के लिए यहाँ पर फोर्स किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है उस माइनर का ख्याल रखता है जब तक वो मेजॉरिटी टच ना कर ले, जब तक वो वयस्क ना हो जाए। और उसके अलावा उससे जुड़े हुए नियम जो भी यहाँ पे फैसले हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ले सकता है। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि अगर मैरिजेबल एज बढ़ाई जाती है तो पर्सनल लॉज में चेंज करना पड़ेगा। किन पर्सनल लॉज में? खासकर हिंदू पर्सनल लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट पे। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाई कोर्ट ने बहुत अलग अलग इंस्टेंसेस में यहाँ पर बताया है द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज does not override the Muslim law and hence they are valid। तो मुस्लिम लॉ के संबंध में जहाँ पे प्यूबर्टी को यहाँ पर किशोर अवस्था में शादी के लिए मिनिमम एज मानी जाती है जो कि 15 वर्ष के आसपास होती है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में बताया है कि ऐसे केस में मुस्लिम लॉ को ओवरराइड नहीं करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो यहाँ पर मुस्लिम लॉ अपने आप में वैलिड रहता है मैरिजेबल एज के लिए भी। अब बात यह है कि इसका कुछ अपोजिशन भी हुआ, खासकर अपोजिशन की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से। तो इनका बोलना ये था कि सिर्फ लॉ में बदलाव करने से चाइल्ड मैरिज नहीं रुकेंगी। हमारे देश में ऑलरेडी 18 वर्ष जो है न्यूनतम आयु दी गई है महिलाओं की शादी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम हमारे देश में देखें तो करीब 25 से 30% जो है ऑन एन एवरेज यहाँ पे 18 वर्ष के आसपास या उससे कम इसमें शादी होती है। कई राज्यों में कम ज़्यादा वेरी हो सकता है ये, लेकिन अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ 25 to 30% जो महिलाएं, इनकी 20 वर्ष के अंतर्गत ही शादी होती है। तो अगर बढ़ाया जाएगा अगर इस क्राइटेरिया, तो ये सारा जो इतना बड़ा एक पॉपुलेशन हमारा इस सेगमेंट में आता है वो मैरिज अपने आप में क्रिमिनलाइज्ड हो जाएंगी। इसके अलावा बात ये की गई है कि अगर ये क्रिमिनलाइज्ड होता है यहाँ पर तो शादी से जो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट्स मिलते हैं मेंटेनेंस का, और इसके अलावा ये भी प्रभावित हो सकते हैं। उसके अलावा खासकर जो 18 से 20 वर्ष की आयु में या 18 से कम वर्ष की आयु में जो शादियां होती है ये समाज के निचले तबके में ही देखने को, लोअर स्टेटस में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है द लॉ विल ऑल्सो नाउ कॉज अ चाइल्ड मैरिजेस टू बी बरीड रेदर देन प्रिवेंटिंग देम। तो यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज होंगी वो होती ही रहेगी, अपोजिशन की तरह से ये बताया गया है, लेकिन इसे छुपाया जाएगा खासकर रूरल एरियाज में। अब एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि 18 वर्ष में अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, 21 वर्ष मान लीजिए कि न्यूनतम आयु तय कर दी, लेकिन फिर भी कहीं 18 वर्ष या 19 वर्ष में शादी कर दी गई। अब 1 वर्ष में अगर वो औरत यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसकी फैमिली ना उसे हॉस्पिटल ले जाएंगी, ना वो खुद सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी सहायता जो दी जाती है स्कीम जो है उसका फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि उसकी आयु 21 वर्ष से कम है। 21 वर्ष से कम होंगी तो उसके घर वालों पर ज़रूर सवाल उठेगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठ सकती है और ये चीज़ वो क्रिमिनल्स बन सकते हैं, जिससे खुद उस महिला को जो एक आधार मिलता है घर से, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो भी अपने आप में खतरे में आ जाएगा। तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा हिल सकता है। ज़रूरत है कि अगर हमें वे फॉरवर्ड के रूप में देखें तो ज़रूरत है कि हम महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा बढ़ाएं, यहाँ पर सरकार इनकी शिक्षा को बढ़ावा दे और यहाँ पर जो हमारे रूरल एरिया से इसमें एक जागरूकता फैलाए, जिसको देखते हुए लॉ के से हम ज़बरदस्ती ना करते हुए लोगों में ये बदलाव आए और वो मैरिज की एज जो है वो ज़्यादा रखे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट भी किया जाता है कि 21 वर्ष में अगर किसी महिला की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो वो और ज़्यादा मानसिक शारीरिक रूप से तैयार होती है, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही बात है। तो इसी चीज़ को लेकर समाज में हम जागरूकता फैला सकते हैं। शिक्षा के रूप में हम महिलाओं लड़कियों को सपोर्ट दे सकते हैं। फ्री एजुकेशंस अगर हम इनको मुहैया करवा सकते हैं जो कि लोअर स्टेटा से आती है, अलग अलग स्कीम्स निकाल सकते हैं, स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट दे सकती है और भी इंसेंटिव्स है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।